चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमने भारत के संविधान विषय पर वीडियोज़ की एक श्रृंखला जारी की। उसमें सन 1600 से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से और सन 1946 तक के प्रगति का एक लेखा जोखा देखा। अब अंग्रेज़ों ने तय किया कि देश को आज़ादी दिलाना है, तो इसके लिए एक अच्छा संविधान होना चाहिए और देश के जनता के सामने यानी भारत की जनता के सामने यह बात रखी कि आप एक अच्छा संविधान बनाकर हमें दें। तो इस तारतम्य में एक संविधान सभा गठित की गई और संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई और उस कार्यवाही में तमाम विद्वानों ने भागीदारी की, चुने हुए प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और उस कड़ी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण है। 17 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को यह भाषण दिया गया। तो इस भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह के विचार प्रकट किए, जैसा कि इसे शीर्षक दिया गया, दुनिया की कोई भी ताकत इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन तो था, लेकिन कुछ स्वतंत्र रियासतें भी थीं। उन्हें भी यह स्वतंत्रता दी जा रही थी कि आप चाहें तो स्वतंत्र रहें, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों, आप चाहें तो भारत में शामिल हों। तो बाबा साहब का प्रयास था कि सारी देसी रियासतें भी और अंग्रेज़ों के अधीन भारत भी एकता के सूत्र में बंध जाए। तो बाबा साहब ने कैसे अभिभाषण के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए, आज हम यह जानने का प्रयास करते हैं। 17 दिसंबर 1946 ईस्वी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिभाषण, दुनिया की कोई भी ताकत इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। सभापति महोदय का आदेश हुआ, अब डॉक्टर अम्बेडकर बोलेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बंगाल जनरल सीट से चुने गए थे उस समय, जसोर खुलना से, जो बाद में पाकिस्तान को दे दी गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभापति महोदय को संबोधित किया, आपके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अवश्य ही यह स्वीकार करूँगा कि आपका आमंत्रण पाकर मैं आश्चर्य हो गया। आश्चर्य क्यों हुआ बाबा साहब को, यह आगे की बातों से स्पष्ट होगा। सूची में 20-22 सदस्यों का नाम मुझसे ऊपर है, इसलिए मैं समझता था कि अगर बोलने का मौका मिलेगा भी तो कल मिलेगा। मैं पसंद भी यही करता कि कल बोलने का मौका मिलता, क्योंकि आज मैं बिना किसी तैयारी के आया हूँ। यहाँ पर बात स्पष्ट करनी होगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बिना तैयारी के भी कैसा बोल सकते थे। यह हमारे लिए एक
सबक है, शिक्षा है। कैसे सधी हुई शैली में वक्तव्य रखते थे, आइए देखते हैं। बाबा साहब ने आगे कहा, मैं चाहता था कि इस अवसर पर एक विस्तृत वक्तव्य दूं और उसके लिए मैं तैयारी कर लेना चाहता था। इसके अलावा आपने वक्ताओं के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित कर दिया है। इन सब असुविधाओं के बीच मैं नहीं समझ पाता कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर समुचित रूप से किस तरह बोल पाऊंगा। अस्तु, जहां तक हो सकेगा संक्षेप में इस पर अपना मत व्यक्त करूंगा। सभापति जी, कल जो बहस हो रही है उसे मद्देनजर रखते हुए इस प्रस्ताव के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहीं है और दूसरा विवादास्पद है। प्रस्ताव के उस भाग पर जिसमें 5वां और 7वां पैरा है, कोई विवाद नहीं है। इन पैरों में देश के भावी विधान के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्ताव को पेश किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो एक समाजवादी की हैसियत से मशहूर है। परंतु मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा कि मुझे इससे बड़ी निराशा हुई। यद्यपि यह विवाद मूलक नहीं है, मैं तो यह आशा करता था कि वह उससे कहीं आगे जाएंगे जितना कि वह प्रस्ताव के इस मार्ग में गए हैं। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह पसंद करता कि यह भाग प्रस्ताव में शामिल ही न किया जाता। प्रस्ताव को पढ़ने से वह घोषणा याद आ जाती है जिसे फ्रांस की विधान परिषद ने मानव अधिकार घोषणा के नाम से घोषित किया था। मैं समझता हूं कि मेरा यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आज 450 वर्ष बीत जाने पर भी उक्त घोषणा और उसमें दिए हुए सिद्धांत लोगों के दिमाग में बस गए हैं। मैं तो कहूँगा कि यह दुनिया के सभ्य मुल्कों के नई रोशनी वाले आदमियों के दिमाग में ही नहीं घर कर गए हैं, बल्कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी, जो विचार और सामाजिक जीवन में इतना कट्टर और पुरातनवादी है, शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो इनकी उपयोगिता न मंजूर करता हो। इन बातों को दोहराना, जैसा कि प्रस्ताव में किया गया है, केवल पांडित्य प्रदर्शन करना है। यह सिद्धांत हमारी विचारधारा या दृष्टिकोण में व्याप्त है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि यह घोषित करना कि यह हमारे सिद्धांत के अंग है, नितांत अनावश्यक है। इस प्रस्ताव में और भी कई त्रुटियां हैं। मैं देखता हूं कि प्रस्ताव के इस भाग में यद्यपि अधिकारों की चर्चा की गई है, पर उनकी सुरक्षा का कोई उपचार नहीं दिया गया है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अधिकारों का कोई महत्व नहीं यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था न हो, ताकि अधिकारों पर जब कुठाराघात हो तो लोग उनका बचाव कर सकें। ऐसे उपचारों का इस प्रस्ताव में बिल्कुल अभाव है, बिल्कुल कमी है। इस सामान्य सिद्धांत का भी इसमें उल्लेख नहीं कि किसी नागरिक के जीवन और संपत्ति का तब तक अपहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि कानून खूब जांच पड़ताल कर इसकी आज्ञा न दे दे। प्रस्ताव में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को भी कानून और सदाचार के अधीन रख दिया गया है। निश्चय ही कानून और सदाचार क्या है, इस बात का निर्णय जमाने का शासन प्रबंध एग्जीक्यूटिव करेगा। किसी प्रबंध का एक फैसला हो सकता है और दूसरे का दूसरा, अलग अलग बातें हो सकती हैं। हम निश्चय रूप से यह नहीं जानते कि इन मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी अगर ये शासन प्रबंध की मर्जी पर छोड़ दिए जाते हैं। प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की
व्यवस्था भी रखी गई है। यदि प्रस्ताव में कोई वास्तविकता है, इसमें कोई सच्चाई है और इसकी सच्चाई पर मुझे जरा भी शक नहीं है, क्योंकि उसे उपस्थित किया है माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे राज्य के लिए यह संभव हो जाता कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर सकता। और इसी विचार से मैं इस बात की आशा करता कि प्रस्ताव साफ साफ शब्दों में कहता कि ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। देश में उद्योग धंधों का और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक देश की अर्थनीति समाजवादी नहीं होती, किसी भी भावी हुकूमत के लिए यह कैसे संभव होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर सके। मतलब ऐसा संभव नहीं है। अतः यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुझे इन सिद्धांतों के सन्निहित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी प्रस्ताव मेरे लिए निराशाप्रद ही है। अस्तु, इतना कह देने के बाद इस विषय को मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। अब मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से पर आता हूं, जिसमें प्रथम 4 पैरा शामिल हैं। सभा के वाद विवाद को देखकर मैंने कहा था कि यह प्रसंग विवादास्पद हो गया है। सारा विवाद रिपब्लिक शब्द पर केंद्रित है। पैराग्राफ 4 के इस वाक्य पर सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे, सारा विवाद है। अतः डॉक्टर जयकर ने कल जो यह बात कही कि मुस्लिम लीग की गैर हाजिरी में यह उचित न होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर विचार करे, उसी पर सारा विवाद है। आगे चलकर इस देश में क्या विकास होगा और उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा क्या होगा, इस बात को लेकर मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि आज हम एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से विभक्त हैं। आज हमारा देश कई लड़ाकू दलों में बंट गया है और मैं तो यहाँ तक मंजूर करूँगा कि ऐसे ही एक लड़ाकू दल के नेताओं में शायद मैं भी एक हूँ। परंतु सभापति महोदय, इन सब बातों के बावजूद भी मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को, इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। वहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों ने हर्ष ध्वनि की। जाति और धर्म की भिन्नता के बावजूद भी हम किसी न किसी रूप में एक होंगे। बाबा साहब आशावान थे, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। फिर से हर्षोध्वनि। यह कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि यद्यपि मुस्लिम लीग आज भारत के विभाजन के लिए भयानक आंदोलन कर रही है, पर एक न एक दिन स्वयं मुसलमानों में बुद्धि आएगी और वे समझने लगेंगे कि उनके लिए भी संयुक्त भारत ही अधिक कल्याणकर है। इस बात पर तुमुल ध्वनि की गई। इसलिए जहाँ तक हमारे लक्ष्य का संबंध है, हम में से किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। कोई संदेह न होना चाहिए। हमारी कठिनाई यह नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारी कठिनाई तो यह है कि अपनी आज की इस विशाल पर बेमेल आबादी को किस तरह
इस बात पर आमादा करें कि वह मिलजुल कर एक फैसला करें और ऐसा पथ ग्रहण करें कि हम सब एक हो जाएं। बाबा साहब भारत की एकता के लिए कितने गंभीर थे, इससे स्पष्ट होता है। हमारी कठिनाई इति को लेकर नहीं, अथ को लेकर है, माने समापन को लेकर नहीं, प्रारंभ को लेकर है। प्रारंभ कैसा करते हैं? कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत सफलता की गारंटी होती है। तो बाबा साहब ने यही स्पष्ट करना चाहा। हमारा लक्ष्य क्या है, यह तो साफ है, पर परेशानी यह है कि काम शुरू कैसे करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो समझता हूँ सभी को रजामंद करने के लिए हमारे देश के प्रत्येक वर्ग को इस बात पर आमादा करने के लिए कि हम सब एक राह पर चलें। बहुमत वाले दल की यह बड़ी से बड़ी राजनीतिज्ञता होगी कि वह उन लोगों की बद्धमूल और गलत धारणा को दूर करने के लिए कुछ रियासतें दे दें जो आज हमारे साथ चलने में दुविधा बोध कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है बाबा साहब राष्ट्रीय एकता के प्रति बहुत गंभीर थे। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं यह आलाप कर रहा हूँ। हम ऐसे नारे लगाने बंद कर दें जिनसे लोगों को भय होता है। अपने विरोधियों की बद्धमूल धारणा को, पक्षपातपूर्ण धारणा को दूर करने के लिए उन्हें कुछ रियासतें दें ताकि वह स्वेच्छा से हमारे साथ उस पथ पर चलें जिस पर कुछ दूर चलने के बाद हम अपनी एकता की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अर्थात बाबा साहब यह चाहते थे कि भले ही उन्हें पृथक होने की स्वतंत्रता दे दी जाए, लेकिन यदि हम उनसे रजामंदी करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो बाद में एक राष्ट्र के रूप में भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन कर रहा हूँ तो केवल इसी उद्देश्य से कि हम सभी यह समझें कि यह कानूनी प्रश्न नहीं है, हम सही है या गलत। जो रास्ता हम ग्रहण कर रहे हैं वह हमारे कानूनी अधिकारों से संगत है या नहीं, वह 16 मई या 6 दिसंबर के वक्तव्यों के अनुकूल है या नहीं। इन सब बातों को छोड़ दीजिए। हमारी समस्या इतनी गहन है कि कानूनी अधिकारों से उसका समाधान न होगा। यह कानूनी समस्या है ही नहीं। हमें कानूनी ख्याल को छोड़कर कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे लोग जो नहीं शामिल हैं शामिल हो जाएं। हम उनका यहाँ आना संभव बनाएं, यही मेरी प्रार्थना है। मुबाहिसे के दौरान मैं 2 ऐसे प्रश्न उठाए गए थे जो मुझे इतने खटके कि मैंने उन्हें कागज पर नोट कर लिया है। एक प्रश्न मेरा ख्याल है मेरे मित्र बिहार के प्रधानमंत्री ने उठाया था, जिन्होंने कल सभा में वक्तृता दी थी। आपने कहा था, भला यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग को विधान परिषद में सम्मिलित होने से कैसे रोक सकता है। आज मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि क्या यह प्रस्ताव प्रतिनिधि मंडल की योजना के विपरीत है। मैं समझता हूँ कि ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इनका उत्तर और स्पष्ट उत्तर बहुत आवश्यक है। यह प्रस्ताव चाहे खूब सोच समझकर शांत चित्त से प्रस्तुत किया गया हो या केवल संयोगवशात बन गया हो, पर मैं तो यही मानता हूँ कि इसका यह परिणाम होगा कि मुस्लिम लीग बाहर ही रह जाएगी। भले ही यह प्रस्ताव इस परिणाम के अभिप्राय से न बनाया गया हो। इस संबंध में मैं आपका ध्यान प्रस्ताव के पैरा 3 की ओर आकृष्ट करूंगा, जो मेरी समझ में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस पैरा में भारत के भावी विधान की तस्वीर है। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय का क्या अभिप्राय है, पर मैं मानता हूं कि पास हो जाने पर विधान परिषद के लिए
यह प्रस्ताव एक तरह से आदेश मूलक हो जाएगा कि वह इसके पैरा 3 के अनुसार ही विधान बनाए। पैरा 3 क्या कहता है? यह कहता है कि इस देश में दो भिन्न भिन्न राज्य पद्धतियां होंगी। एक तो उन खुद मुख्तार प्रांतों, रियासतों या अन्य प्रदेशों के लिए जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। इन खुद मुख्तार प्रदेशों को सारे अधिकार प्राप्त होंगे। खुद मुख्तार का तात्पर्य है अपनी स्वतंत्रता। इनके लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो ये खुद मुख्तार इसी प्रकार का शब्द आया है। इन्हें अवशिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे। उन खुद मुख्तार प्रदेशों के ऊपर एक संघ सरकार होगी जिसके अधिकार में कुछ विषय होंगे जिन पर कानून बनाने का, शासन चलाने का संघ अधिकार को ही अधिकार होगा। प्रस्ताव के इस हिस्से में गुटबंदी का कहीं जिक्र नहीं है। यह गुट संघ, सरकार और घटकों के बीच एक मध्यवर्ती संगठन है। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए या कांग्रेस के वर्धा वाले प्रस्ताव को भी देखते हुए मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे स्वयं बड़ा आश्चर्य है कि प्रस्ताव में गुटबंदी की कल्पना का कहीं जिक्र भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रांतों की गुटबंदी के विचार को नहीं पसंद करता। हर्षध्वनि, फिर से हर्षध्वनि की गई। मैं एक दृढ़ और संयुक्त केंद्र चाहता हूं, उससे भी ज़्यादा मजबूत केंद्र जो सन 1935 के एक्ट के मुताबिक बना है। पुनः हर्षध्वनि की जाती है, पर सभापति महोदय, इन इच्छाओं का, रायों का स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने का। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस स्वयं दृढ़ केंद्र को विघटित करने पर राजी हो गई। ऐसे दृढ़ केंद्र को विघटित करने पर जो 150 वर्षों के लंबे शासन के बाद बना था, और जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक प्रशंसा, सम्मान और कल्याण की चीज थी। पर जब हमने उस स्थिति को त्याग दिया है, जब हमने स्वयं स्वीकार किया है कि हम मजबूत केंद्र नहीं चाहते, जब हमने मंजूर कर लिया कि संघ सरकार और प्रांतों के बीच उपसंघ की सी एक मध्यवर्ती राज्य पद्धति होनी चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा 3 में गुटबंदी का जिक्र क्यों नहीं किया गया। मैं जानता हूं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सम्राट की सरकार तीनों ही योजना की गुटबंदी संबंधी धारा के अर्थ पर मतभेद रखते हैं, परंतु मैं तो हमेशा से यही समझता हूं कि कांग्रेस ने यह मंजूर कर लिया है कि यदि भिन्न भिन्न गुटों के प्रांत अपना उपसंघ बनाने पर राजी हों, तो कांग्रेस को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुझे कोई बता दे कि मेरा ऐसा समझना गलत है, तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूँगा। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस दल की विचारधारा समझने में मैं सही हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि प्रस्तावक और उनके दल ने जिस बिना पर प्रांतों की गुटबंदी या उनके उपसंघ बनाने की कल्पना को स्वीकार किया था, उस प्रस्ताव में आखिर प्रस्तावक ने हवाला क्यों नहीं दिया है। इस प्रस्ताव में मध्यवर्ती संघ का जिक्र दूर ही क्यों रखा गया है। मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए बिहार के प्रधानमंत्री ने
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सभा से प्रश्न किया है, भला यह प्रस्ताव 16 मई के वक्तव्य के विपरीत कैसे है और यह लीग को विधान परिषद में आने से कैसे रोकता है। उसके उत्तर में मैं कहूँगा कि आपके इस प्रस्ताव के तीसरे पैरे से मुस्लिम लीग अवश्य लाभ उठाएगी और अपनी अनुपस्थिति का औचित्य दिखाएगी। सभापति जी, कल मेरे मित्र डॉक्टर जयकर ने इस प्रश्न पर बहस मुलतवी रखने के लिए अपने पक्ष का प्रतिपादन कुछ कानूनी ढंग पर किया। उनकी दलील का आधार यह था कि हमें इस प्रस्ताव को पास करने का अधिकार भी है। उन्होंने मंत्री प्रतिनिधिमंडल के वक्तव्य का कुछ भाग पढ़कर सुनाया जो इस परिषद की कार्यविधि से संबंध रखता है। उनका मंतव्य यह था कि इस प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय करने की जो पद्धति परिषद अपना रही है वह योजना में दी हुई पद्धति के प्रतिकूल है, यानी विपरीत है। मैं इस बात को दूसरी तरह से सभा के सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि आपको यह प्रस्ताव जल्दीबाजी में पास कर देने का हक है या नहीं। हो सकता है आपको यह अधिकार हो, पर जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वह यह है कि क्या इस प्रस्ताव को पास करना आपके लिए बुद्धिमानी और नैतिकता की बात होगी। अधिकार एक बात है और बुद्धिमत्ता दूसरी। मैं चाहता हूँ कि सभा इस बात पर दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करे और वह इस दृष्टिकोण से इस पर विचार न करे कि उसे इस प्रस्ताव को पास करने का हक है या नहीं, वरन इस ख्याल से करे कि क्या इसे अभी पास करना बुद्धि संगत होगा, नैतिकता की बात होगी। मेरा कहना है कि ऐसा करना बुद्धिमत्ता और नैतिकता से विपरीत है। बाबा साहब ने शब्दों का चयन बड़ी समझदारी से किया है, बड़ी गंभीरता से किया है। एक एक शब्द का बहुत गंभीर अर्थ है। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झगड़े को सुलझाने के लिए एक और प्रयास करना चाहिए। यह मामला इतना संगीन है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां नेताओं, दलों तथा संप्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। वहां तो राष्ट्र के भाग्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। मैं केवल इस बिना पर ही डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि इससे विधान परिषद सुसंगठित रूप से अपना काम करेगी और कार्यारंभ के पहले मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया को जान लेगी, बल्कि इसलिए भी कि हमें यह जानकारी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अगर हम जल्दबाजी से काम लेंगे तो हमारे भविष्य का क्या फैसला होगा। कोई भी जल्दबाजी का लिया हुआ फैसला गलत साबित हो सकता है। जब बाबा साहब इस बात पर जोर देते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के दिमाग में, जिसका इस सभा में प्रबल बहुमत है, क्या नक्शा है। मुझे यह दैवी शक्ति नहीं है कि इस बात को जान जाऊं कि वे क्या सोच रहे हैं। उनकी युक्ति और युद्ध कौशल्य क्या है, इसे मैं नहीं जानता, परंतु इस उपस्थित मसले पर बाहैसियत एक बाहरी आदमी के जब मैं अपना दिमाग लगाता हूँ तो मुझे 3 ही रास्ते दिखाई देते हैं। वे 3 रास्ते कौन से हैं जिनसे हम अपने भविष्य का निर्णय कर सकें। एक रास्ता तो यह है कि एक दल दूसरे दल की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे।
बाबा साहब यहाँ समझौता करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि हम आपस में विचार विनिमय कर समझौता कर लें, और तीसरा रास्ता है कि खुलकर लड़ाई की जाए। अब इसमें कौन सा रास्ता उचित होगा? सभापति जी, परिषद के कुछ सदस्यों की ओर से मैं यह भी सुनता आ रहा हूं कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा। मैं इस कल्पना से भी कांप उठता हूं कि इस देश का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि युद्ध द्वारा वह इस देश की राजनीतिक समस्या का हल कर लेगा। मुझे नहीं मालूम कि देश के कितने लोग इस विचार का समर्थन करते हैं। बहुत से लोग इस विचार का समर्थन करते हैं, और मेरी समझ में बहुत से लोग तो इसलिए समर्थन करते हैं कि उनका विश्वास है कि उनका यह युद्ध अंग्रेजों के साथ होगा। अगर यह युद्ध जो लोगों के दिमाग में है परिमित दायरे में होता और सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित रहता, तो मुझे इस कौशल पर, इस युक्ति पर कोई आपत्ति न होती। परंतु क्या आप समझते हैं कि यह युद्ध सिर्फ अंग्रेजों के ही विरुद्ध होगा? मुझे यह कहने में रंच मात्र भी दुविधा नहीं है, और सभा के सामने मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर देश में युद्ध हुआ और उसका संबंध हमारी आज की समस्या से रहा, तो फिर यह युद्ध अंग्रेजों के साथ न होगा, यह होगा मुसलमानों के साथ, बल्कि यह उससे भी बुरा होगा, और यह युद्ध होगा मुसलमानों और अंग्रेजों की सम्मिलित शक्ति के साथ। मैं नहीं समझ पाता कि यह संभावित युद्ध किस तरह उससे भिन्न होगा जिसकी विभीषिका की कल्पना मैंने की है। महामना ब्रूक की उस प्रसिद्ध वक्तृता का एक अंश मैं सभा को पढ़कर सुना देना चाहता हूँ, जो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेरिका से मेल मिलाप करने के संबंध में दी थी। मेरा विश्वास है कि शायद सभा के उद्देश्य पर इसका कुछ असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि अंग्रेज अमेरिका के विद्रोही उपनिवेशों को जीतकर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अपने अधीन रखने की कोशिश कर रहे थे। उन उपनिवेशों को जीतने का विचार परित्याग करने के संबंध में ब्रूक ने यूं कहा था, सभापति महोदय, प्रथम तो मुझे यह कहने की अनुमति दें कि केवल बल प्रयोग कभी स्थायी नहीं होता। उससे कुछ देर के लिए किसी को दबाया जा सकता है, पर उससे पुनः दबाने की आवश्यकता दूर नहीं की जा सकती, अर्थात बार बार दबाने की आवश्यकता होगी। उस जाति पर कभी शासन नहीं किया जा सकता जैसे हमेशा ही जीतने की जरूरत पड़े। मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि बल प्रयोग का परिणाम अनिश्चित होता है। बल प्रयोग से सदा आतंक ही नहीं पैदा होता। अगर हम सदा शस्त्र ही उठाए रहें तो फिर विजय कैसी? बल प्रयोग में अगर आप असफल होते हैं तो फिर कोई साधन आपके पास नहीं रह जाता। अगर आप मीठे तरीके से सुलह करने में असफल होते हैं तो बल प्रयोग का साधन आपके हाथ में रहता है। पर बल प्रयोग में अगर आप हारे तो फिर समझौते की कोई और गुंजाइश नहीं रहती। दया दिखाने से अधिकार और शक्ति तो कभी कभी प्राप्त हो जाते हैं, पर बल प्रयोग में पराजित होने पर आप अधिकार की भीख नहीं मांग सकते। बल प्रयोग के विरुद्ध मेरी और आपत्ति यह है कि इसके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में आप अपने लक्ष्य को ही क्षीण और दुर्बल बना देते हैं। बल प्रयोग में विजयी होने पर आपको क्या मिलता है? जो भी आप पाते हैं वह युद्ध के सिलसिले में प्रायः मूल्यहीन, जर्जरित और बर्बाद हो चुका रहता है। निश्चय ही आप इसे पाने के लिए युद्ध नहीं करते हैं।
यह मेरी गंभीर चेतावनी है और इसकी उपेक्षा करना खतरनाक होगा। अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बल प्रयोग द्वारा, युद्ध द्वारा, क्योंकि बल प्रयोग ही युद्ध है, हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाए ताकि मुसलमानों को दबाकर उनसे वह विधान मनवा लिया जाए जो उनकी रजामंदी से नहीं बना है, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस जाएगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा लगा रहना पड़ेगा। एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त न हो जाएगा। मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता। पुनः एक बार बर्क के कथन का हवाला देकर मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूँ। बर्क ने कहीं पर कहा है, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। आइए हम अपने आचरण से यह प्रमाणित कर दें कि अगर इस परिषद ने सर्वोच्च सत्ता जबरदस्ती अन्यायपूर्वक ले ली है तो वह उस सत्ता का प्रयोग बुद्धिमानी से करेगी। यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए हम देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर हम एकता पा सकें। इस बात के संबंध में हम लोगों को कोई संदेह न होना चाहिए। इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी NV गाडगिल ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर का अभिभाषण मंजे हुए राजनीतिज्ञ जैसा था। वहाँ कटुता को कोई स्थान नहीं था। उनका अभिभाषण मौलिक तथा विवेक को जगाने वाला था। संविधान सभा के सभी सदस्य पूरी एकाग्रता से उन्हें सुन रहे थे। उनका अभिभाषण समाप्त होते ही पूरा सदन करतल ध्वनि से गूंज उठा। उन पर अभिनंदन की इतनी वर्षा हुई कि निश्चय ही कुछ समय के लिए वे दिग्मूढ़ हो गए होंगे। तो यह बाबा साहब का अभिभाषण था। बाबा साहब ने यह अभिभाषण इस उद्देश्य से दिया था कि भारत एक हो, भारत का विभाजन न हो। काश उस समय के जिम्मेदार नेताओं ने, राजनेताओं ने इस बात पर विचार किया होता तो आज हमारा देश एक महान देश होता। बहुत प्रयास किए गए और यह अभिभाषण पढ़ने की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी ताकि हम अपने देश में सौहार्द का वातावरण निर्मित किए रह सकें, अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का ध्यान रख सकें, संपूर्ण देश को मजबूती प्रदान कर सकें। यह अभिभाषण हमेशा उतना ही उपयोगी रहेगा जितना कि सन 1946 में बाबा साहब ने जब भाषण दिया था उस समय था, क्योंकि जब तक हमारा राष्ट्र है तब तक ऐसे विचारों की बहुत उपयोगिता है, आवश्यकता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह वाचन आपको कैसा लगा? इससे आपके मन में कोई विचार उठा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट अवश्य दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आग्रह के साथ आज की बात समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।